अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शहबाज सईद आसी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियों में पढ़ना तकरीबन हर पाकिस्तानी नौजवान का ख्वाब होता है, लेकिन मुकम्मल मालूमात ना होने के बायस हमारे बहुत से नौजवान एजेंट्स के हत्थे चढ़ जाते हैं और अपना माली नुकसान करवा बैठते हैं। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से करवाने जा रहा हूँ जो आपको बहुत सादा और आसान अल्फाज में बताएंगे कि एजेंट्स के पास जाए बगैर आप कैसे बिरौने ममालिक जाकर अपनी तालीम मुकम्मल कर सकते हैं। इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है शाहजेब वहीद, जो हाफ़िज़ कुरान होने के साथ-साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं और इस वक़्त फ़िनलैंड में मुक़ीम हैं। शाहज़ेब, सबसे पहले ये बताएँ, आपने ये साढ़े 3 साल की डिग्री 1.5 साल में कैसे मुकम्मल की? जी, अस्सलाम वालेकुम। साढ़े 3 साल डिग्री का जो प्रोग्राम था फ़िनलैंड के अंदर बेसिकली सेमेस्टर सिस्टम एग्ज़िस्ट नहीं करता। यहाँ पे प्रोग्राम आपको दिया जाता है कि आप अपने हिसाब से अपना जो स्टडी प्लान है, आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। 2 ऑप्शंस होती हैं, या तो आप चाहे तो यूनिवर्सिटी के हिसाब से फ़ॉलो कर लें उनका स्टडी प्लान, या सेकंड ऑप्शन ये होती है कि आप अपने हिसाब से स्टडी प्लान को चेंज कर लें। तो फ्लेक्सिबिलिटी थी, तो स्टडी प्लान क्योंकि मैं चेंज कर सकता था, तो फिर मैंने जितने ज़्यादा कोर्सेज़ उठा सकता था मैंने उस हिसाब से उठाए और 3 सेमेस्टर्स के अंदर पे मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली। अच्छा, आपने ये सोच रखा था कि ये डिग्री तेज़ रफ़्तारी से मुकम्मल करनी है, इसके हवाले से स्टडी टाइम और प पढ़ाई के हवाले से क्या प्लानिंग की हुई थी आपने? इनिशियली जब मैंने यूनिवर्सिटी जॉइन की थी तब तो मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि मैं इतनी जल्दी कर पाऊँगा। जब जॉइन किया क्योंकि एक बिल्कुल डिफरेंट प्रोग्राम था। मैं पाकिस्तानी माइंडसेट से फ़िनलैंड शिफ्ट हुआ, लेकिन जब पढ़ाई का मेयार देखा वो टोटल डिफरेंट था। पाकिस्तान में वो रट्टा सिस्टम और इस तरह की चीज़ें, मैं वो प्लान बना के आया था यहाँ पे। यहाँ पे चीज़ें एकदम प्रैक्टिकल देखी तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो मुझे आइडिया ही नहीं था कि मैं इसको इवन के साढ़े 3 साल में भी कर पाऊँ। मुझे तो लगा था ये तो शायद बहुत लंबी बात जाएगी। लेकिन जब फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ, तो आइडिया हो गया कि किस तरीके से पढ़ना है। फिर सेकंड सेमेस्टर में मैंने कहा इसको डिग्री को जल्दी करते हैं। तो फिर मैंने इसको अपनी एफर्ट फुल डाली, और क्योंकि पढ़ाई यहाँ पे आसान है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्चुअल आपने प्रोजेक्ट्स वर्क करने होते हैं, ग्रुप वर्क होता है, असाइनमेंट्स होती हैं, वो रट्टा नहीं होता। तो इस वजह से फिर ईज़िली इसको एक्सेल किया। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, फ़िनलैंड की यूनिवर्सिटी में पढ़ना बहुत से नौजवानों का ख्वाब है। आपने वहाँ स्कॉलरशिप कैसे हासिल की? फ़िनलैंड पहले बैचलर्स के अंदर स्कॉलरशिप ऑफ़र करता था, अब नहीं करता। जिस वक़्त मेरा एडमिशन हुआ उस वक़्त स्कॉलरशिप्स ऑफ़र होती थी, तब एग्ज़ाम होता था। अभी भी एग्ज़ाम होता है, लेकिन अब स्कॉलरशिप्स ख़त्म हो गई हैं। तब मेरा भी एग्ज़ाम हुआ और वो 40 पॉइंट का एग्ज़ाम होता था। उसके अंदर मेरे 34 मार्क्स आए थे, तो उसके अंदर मुझे उन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम की बेस के ऊपर 50% स्कॉलरशिप दे दी। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो पास करता था उस टाइम पे, तो उसको जितने मार्क्स होते थे उसके अकॉर्डिंग उसको स्कॉलरशिप मिल गई थी। तो मुझे उस वक़्त 50% अलॉट हुई थी। अब उन्होंने स्कॉलरशिप बैचलर्स के लिए ख़त्म कर दी है, लेकिन मास्टर्स के लिए स्टिल अवेलेबल है। तो कुछ लोग अगर मास्टर्स में आना चाह रहे हैं तो वो मास्टर्स में अवेल कर सकते हैं स्कॉलरशिप, लेकिन बैचलर्स में अब ख़त्म हो गई है स्कॉलरशिप्स। अच्छा, इस हवाले से थोड़ा-सा बहुत सारे ज़ाहिर है स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, उनको उनकी आगाही के लिए, उनकी मालूमात के लिए बताएँ कि वो कैसे अप्लाई करें, कैसे अप्लाई कर सकते हैं फ़िनलैंड की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में? इसका एक स्टडी ऑफ़िशियल एक पोर्टल है फ़िनलैंड का, studyinfo.fi। उस वेबसाइट के ऊपर अगर जाएँगे तो वो वहाँ पे उनको जिस भी यूनिवर्सिटी में वो जाना चाहते हैं, उस यूनिवर्सिटी का नाम वहाँ पे इस सर्च बॉक्स के ऊपर जाके यूनिवर्सिटी का नाम सर्च कर लें, या अपना जो भी डिग्री प्रोग्राम है वो सर्च करें, तो उनको सारा कुछ मिल जाता है उसके ऊपर। जो-जो यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है, उसकी क्या फ़ीस है, क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स है, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। वो उनका ऑफ़िशियल पोर्टल है। लेकिन मैंने एक अपनी वेबसाइट भी लॉन्च की है pakufin.com के नाम पे। उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें गाइड की हुई हैं मैंने। वो 3 स्टेप के ऊपर वेबसाइट बनी हुई है। पहला स्टेप ये है कि एडमिशन कैसे लेना है। अभी इसके अंदर बैचलर्स, मास्टर ऑफ वोकेशनल डिप्लोमा प्रोग्राम्स मेंशन्ड है। तो जो उनमें जाना चाहता है वो उनको क्लिक करें। कितने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कहाँ-कहाँ से टेस्ट करवाने हैं, कब ओपन हो रही हैं यूनिवर्सिटीज़, सब ए टू ज़ी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर मेंशन्ड है। फिर स्टेप 2 भी इसके ऊपर मेंशन्ड है कि वीज़ा आपने कैसे अप्लाई करना है, और उसके बाद इवन के स्टेप 3 के अंदर आप यहाँ पे जब लैंड कर जाते हैं फ़िनलैंड, उसके बाद आपने अपना आईडी कार्ड कैसे बनवाना है यहाँ पे, बैंक अकाउंट कैसे खुलवाना है, अकोमोडेशन कैसे अप्लाई करनी है, ए टू ज़ी चीज़ें उस वेबसाइट के ऊपर मेंशन कर दी हुई हैं। तो अब स्टूडेंट का काम है वो पढ़ना। अगर स्टूडेंट पढ़ेगा तो उसको हर चीज़ मिल जाएगी। वो नहीं पढ़ना चाहेगा तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है, वो कंसल्टेशन बुक कर सकता है। वो कंसल्टेशन के चार्जेज़ हैं।
अच्छा, आपने तो माशाल्लाह इतनी मालूमात दे दी हैं अपनी वेबसाइट और ये जो आप बता रहे हैं। आपने तो हुँ, एजेंट हज़रात जो पाकिस्तान में उनकी तो छुट्टी करवा दी। हुँ, नौजवान जो है हमारे वो तो बेचारे रुल जाते हैं उनके पीछे-पीछे हुँ, जाके अपने पैसे और अपना वक़्त जो है ना वो बर्बाद करते हैं। बहुत हुँ। ज़बरदस्त अच्छा नाज़रीन मैं बताता चलूँ ये जो वेबसाइट है शाहज़ेब भाई की वो नीचे उसका मेंशन कर दिया मैंने। वो भी आप देख के तो वहाँ से मालूमात हासिल कर सकते हैं मज़ीद। अच्छा शाहज़ेब थोड़ा-सा एक पर्सनल सवाल है कि अभी आप हुँ। फ़िनलैंड में क्या कर रहे हैं आफ्टर स्टडी जॉब कर रहे हैं या अपना कोई कारोबार कर रही हैं? मैंने अपने यहाँ पे 2 स्टार्टअप शुरू किए हुए हैं। अब एक प्रॉपर रजिस्टर्ड कंपनीज़ है मेरी, तो वही लेके चल रहा हूँ। एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, दूसरा पार्कलिफिंग की बैकएंड एक्टिविटीज़ हैं, कुछ वो चल रही हैं। तो मेन मेरा एक्चुअल जो रोल था वो डिजिटल मार्केटिंग साइड से था, तो उसी को परस्यू कर रहा हूँ। तो अपनी ही कंपनीज़ को लेके चल रहा हूँ। अच्छा अब आप पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए एक एम्बेसडर का रोल भी अदा कर रहे हैं। एक पाकिस्तानी तालिब इल्म आपसे कैसे रहनुमाई हासिल कर सकता है? आपने वेबसाइट का तो बता दिया, वो आपसे राब्ता करना चाहे तो कैसे कर सकता है आपसे राब्ता? मज़ीद कोई मालूमात अगर उसको दरकार है तो? इसी वेबसाइट के ऊपर व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, उसके ऊपर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर मेरे से ही राब्ता करना है तो shahzeb@pakrifin.com के ऊपर भी ईमेल कर सकते हैं। तो या खाली व्हाट्सएप के ऊपर भी जब मैसेज कर देते हैं तो वो भी रिसीव हो जाते हैं, तो वहाँ से रिप्लाई मैं भी कर देता हूँ। और एक पर्सनल मेरे जो एक और सेकंड नंबर है मेरा, वो एक shahzeb.com उसके ऊपर भी जाके राब्ता कर सकते हैं, उसका सेपरेट व्हाट्सएप नंबर है। तो वहाँ पे भी राब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर का लिंक दोनों वेबसाइट्स के ऊपर मेंशन्ड है। अच्छा ठीक हो गया शाहज़ेब भाई। ये बताइएगा कि फ़िनलैंड में तालिब इल्म स्टडी के साथ जॉब भी कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो किस तरह की जॉब्स उन्हें मिल जाती हैं आसानी से? जी, बिल्कुल स्टूडेंट जॉब भी कर सकते हैं, 30 आवर्स उनको अलाउ होते हैं पर वीक जॉब करना और 4 टाइप की बेसिकली जॉब मिलती है इनिशियली ऑड जॉब्स ही इनको मिलती हैं। व्हाइट कॉलर जॉब्स के लिए लैंग्वेज बैरियर आता है। तो स्टूडेंट्स के लिए 4 ही जॉब्स की ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक रेस्टोरेंट वर्कर, दूसरा क्लीनिंग की ऑप्शन आती है, तीसरा फूड डिलीवरी की ऑप्शन या चौथा न्यूज़पेपर डिलीवरी। तो यही इनिशियल जॉब्स होती हैं जो स्टूडेंट को करनी पड़ती हैं। उसके बाद जब वो लैंग्वेज सीख लेते हैं, फिर कोई बैरियर नहीं है। फिर वो किसी भी फील्ड में जाना चाहें अपनी फील्ड के अंदर तो काम कर सकते हैं। अच्छा लैंग्वेज बैरियर का आपने बताया कौन-सी लैंग्वेज जो है वो स्टूडेंट जो है इंग्लिश स्पेसिफिक है या कोई वहाँ की मकामी लैंग्वेज है उस वो हासिल करना ज़रूरी है? फ़िनलैंड के अंदर फ़िनिश चलती है, तो फ़िनिश आना मैंडेटरी है। वैसे तो ऑफ़िशियल लैंग्वेज इनकी स्वीडिश भी कंसिडर करते हैं, लेकिन जब आपने जॉब्स वगैरह के लिए जाना होता है तो वहाँ पे स्वीडिश एक्सेप्ट नहीं की जाती। वैसे एक्सेप्ट करते हैं नॉर्मली, लेकिन क्योंकि फ़िनलैंड के अंदर आप एज़ स्वीडिश सीख के आ जाएँगे, तो पासपोर्ट तक के लिए तो ठीक है, लेकिन जब आपका डेली एक्टिविटीज़ या किसी व्हाइट कॉलर जॉब पे जाते हैं तब प्रॉब्लम आता है। तो फ़िनिश ही मैंडेटरी है। वैसे अगर आपने बातचीत करनी है किसी से या कोई भी आपका डेली टास्क है, कहीं आपने किसी से भी कोई क्वेश्चन पूछना है या कहीं बाहर जाना है, तो हर चीज़ आपको इंग्लिश के अंदर मिल जाएगी। 70% लोगों को यहाँ पे इंग्लिश आती है, तो डेली एक्टिविटीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जॉब सेक्टर के अंदर फिनिश आना मैंडेटरी है। अच्छा थोड़ी-सी अगर बात करें हम फ़िनलैंड के एजुकेशन सिस्टम की और पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम की, तो आप क्या इसमें कंपेयर करते हैं? क्या मुवाज़ना है? मतलब कि क्या फ़र्क है दोनों के एजुकेशन सिस्टम में? दोनों के एजुकेशन सिस्टम में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है और डिफरेंस इस सेंस में कि पाकिस्तान के अंदर आपको वही किताबें पढ़ाई जाएँगी, वही रट्टा सिस्टम आएगा। आई गेस वो 1970s की जो किताबें हैं वही चलती आ रही हैं, वही सिस्टम है, कुछ भी नया नहीं है। लेकिन यहाँ के अंदर आपको किताबें कम, प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा दिखाया जाता है। आपने हर चीज़ प्रैक्टिकल करके दिखानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बिज़नेस पढ़ रहे हैं, तो जब आप ग्रेजुएट होते हैं तो आपके पास ये प्रॉपर एस्टेब्लिश बिज़नेस खड़ा होता है। एक प्रॉपर प्लान होता है जिसको आप एक्चुअल में फंड करवा सकते हैं। तो आपको इस काबिल बनाते हैं और आपको प्रॉपर कंपनीज़ में लेके जाया जाता है, इंटर्नशिप्स आपको उस लेवल की करवाई जाती हैं, ताकि कल को आपको वाक़ई नॉलेज हो कि फ़ील्ड में आपने काम कैसे करना है। पाकिस्तान में आपने वही आपने कि किताबें याद की और वही आपने जाके याद करके जाके पेपर के ऊपर लिख दिया और वो एग्ज़ामिनर ने मार्क्स दे दिया, आप ग्रेजुएट हो गए। उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको फ़ील्ड वर्क के अंदर कुछ नहीं पता कि फ़ील्ड में काम कैसे करना है, प्रैक्टिकैलिटी क्या है, लोगों से बातचीत कैसे करनी है, आपको कुछ भी नहीं पता। इवन कि ईमेल कैसे करनी है, आपको वो नहीं सिखाया जाता। तो यहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती। तो ए टू ज़ी क्योंकि टोटली करिकुलम डिफरेंट है, पढ़ाने का तरीका डिफरेंट है। हम लोग यहाँ पे लैपटॉप्स वगैरह से पढ़ते हैं, किताबों से बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। इनका एक सिंपल रूल है, एक सिंपल रूल है कि गूगल पे अगर एक चीज़ मौजूद है, वो आपको किताब से याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो गूगल पे पड़ी हुई है। किसी भी टाइम सर्च करो आपको उसका आंसर मिल जाएगा।
तो डेफिनेशन का मकसद नहीं है। हाँ, जो चीज़ गूगल पे नहीं है वो आपने कैसे अचीव करनी है, इनका ये मकसद है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो पाकिस्तान शायद अगले 20 सालों में भी शायद अचीव ना करे, जब तक हमारे ऐसे ही एजुकेशन मिनिस्टर रहें। आपने तो 20 साल का कहा, मुझे लगता है कि अगले 70-80 साल तक भी नहीं है शायद अचीव कर सकता। अच्छा शहज़ेब भाई, कहा जाता है कि फ़िनलैंड तालीमी लिहाज से दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ बच्चे की तालीम का आगाज़ 7 साल की उम्र के बाद होता है। इसमें कितनी सदाकत है? इसमें बिल्कुल 100% ताकत है। यहाँ पे ऐसे ही किया जाता है। 7 साल से पहले अगर आप बच्चे को डालना चाहें तो वो डे केयर में डाल सकते हैं, लेकिन उसका एजुकेशन का आगाज़ नहीं होता। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब वगैरह कर रहे होते हैं, तो बच्चों को डे केयर में डाल देते हैं। वो उनकी वहाँ पे देखभाल होती है, लेकिन उनकी स्टडीज़ नहीं स्टार्ट होती। और लेकिन जो एक्चुअल स्टडीज़ है वो 7 साल की उम्र के बाद स्टार्ट होती हैं। तो वो भी ऑप्शनल है अगर आप उनको डे केयर में डालना चाहें, अदरवाइज़ जो एजुकेशन है वो 7 साल के बाद ही स्टार्ट होती है। एक लॉ है इनका। ठीक हो गया।